हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे पीके मोटो व्लॉगर पे। और आज मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी राइड पे। और आज हम राइड कर रहे हैं अपनी NS400Z 2025 मॉडल, जो कि पहले 400 सीसी में आती थी। अब तो ये कम करके इस कंपनी ने 350 सीसी में करती, क्योंकि वो प्राइसेस ज़्यादा हाई कर दिए थे इन्होंने 400 सीसी के गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, कि जो 400 सीसी की बाइक की उनके जो प्राइस थे वो अप कर दिए थे। इसलिए कंपनी को इसी वजह के कारण कंपनी को इसकी सीसी ड्रॉप करने पड़े और पावर भी कुछ 2-3 PSI कम करनी पड़ी। और ये अपनी वही NS है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, कि गाड़ी लेने पीछे से थोड़ा सा हिट कर दिया था, जिसके कारण मेरा बाइक का नुकसान हो गया था। आज इसको राइड पे लाया हूँ मैं। वैसे तो इसको कई बार मैं राइड पे ले गया। इसी पे अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपना एक टूर भी निकाला है, तब मैंने व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मेरा व्लॉगिंग करने का मन नहीं था। मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी दूर पहाड़ों पे माउंटेन्स पे गया था, क्योंकि मैं गया था शिंकुला पास। टॉप पे जाने का प्लान था, टॉप पे उन्होंने नहीं जाने दिया क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था, जिसके कारण वहाँ पे सिर्फ 4x4 व्हीकल्स ही अलाउड थे। जिसके कारण हमको बाइक को पीछे ही थोड़ा सा शिंकुला जो पास है वहीं पे रोक कर वहीं पे एंजॉय करना पड़ा, जो कुछ भी था। उससे आगे अगर आपको जाना, आपके पास 4x4 व्हीकल है, या फिर आप वहाँ पे रेंटल ले सकते हैं। वहाँ पे सुजुकी की जिमी और महिंद्रा की थार वगैरह जैसे व्हीकल काफ़ी रेंटल मिल जाते हैं। आप खुद सेल्फ ड्राइव करके आप जा सकते हो, या वहाँ का ड्राइवर भी आप ले सकते हो जाने के लिए ऊपर। और लेकिन जहाँ मैं रुका था वहाँ पे भी काफ़ी स्नो थी। स्नोफॉल नहीं हो रही थी उस टाइम, लेकिन ऑलरेडी स्नो वहाँ पे काफ़ी पड़ी हुई थी। 2-3 फुट से भी ज़्यादा स्नो थी रोड के साइड पे और पूरे पहाड़ों पे। काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं अपनी इसी NS पे गया था, बहुत अच्छा मज़ा आया जाने को। बहुत अच्छी चली माउंटेन्स में, बिल्कुल भी इसने दिक्कत नहीं दी। कहीं कोई पंक्चर की दिक्कत कह दूँ, इंजन प्रॉब्लम कह दूँ, या किसी भी केबल को 1% भी नहीं यार। मतलब कि बहुत सारी बाइक्स कार्स मैंने वहाँ पे देखी थी जो कि ख़राब हो रखी थी, लेकिन अपनी NS सीरियसली एक नंबर परफॉर्मेंस कर रही थी, एक नंबर जिसको कहते हैं। मेरा बजाज को लेके जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास आज से काफ़ी टाइम पहले बजाज की 150 सीसी में जो पल्सर आती थी वो थी। उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने को मिले थे। कब चैन सेट का तो देखो बजाज में इसी में भी रहता ही है, इसका चैन सेट बहुत आवाज़ करता है। हर एक पल्सर में पता नहीं क्या ये इशू है। चैन सेट का बाद में करेंगे डिस्कस। लेकिन अगर मैं वैसे इंजन वाइज बात करूं तो ये NS का जो ये मॉडल है मेरे पास 400 का, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। देखो सीसी वाइज इंजन की पावर में तो होगा ही होगा फ़र्क, है ना। वो तो चलो एक नॉर्मल सी बात है, कहाँ 150 और कहाँ 400। लेकिन एक स्मूथनेस, एक रिलायबल जो इंजन होता है, फील होता है। वो बाइक भी मेरी नई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही बहुत ज़्यादा इश्यूज़ करने लगते थे, क्योंकि 150 सीसी बाइक आप उसको 110-15 तक ही जाती है वो बड़ी। लास्ट के आप उसको 120 तक ले जाओगे, अगर वो भी बहुत खींच के ऊपर नीचे हो कि कैसे भी करके आप पहुंचा देंगे उसको 120 पे। लेकिन वो 110 तक ही लास्ट जाती है 150 सीसी की जो बाइक पल्सर है। और उसको अगर देखो, मैं नाना करके अगर 100 पे भी उसको चलाता था ना रेगुलर, कुछ 8-10 किलोमीटर चला ली या 20 किलोमीटर तक चला ली, तो वो धीरे धीरे ना उसके इंजन में से अलग अलग तरीके की आवाज़ें आने लग गई। कहीं टाइमिंग चैन की आवाज़, कहीं इंजन से नोक नोक, कभी क्या। तो बहुत परेशान था मुझसे। ऊपर से उसकी मार्केट भी जीरो। अगर मैं उसको सेल करने के लिए मार्केट में गया तो मेरे को रीसेल वैल्यू भी बिल्कुल नहीं मिल रही थी उसकी। बस यही समझ सकते हो आप कि मेरे को एक उसको रद्दी के भाव बेचना पड़ा उसको सेल करने के बाद। मेरे पास तब GT भी नई लॉन्च हुई थी, मेरे पास ऑलरेडी R15 थी उस टाइम। लेकिन मेरे को एक और बाइक चाहिए थी जिसको मैं एज ए टूरिंग, या फिर मैं थोड़ी पावर मेरे को बाइक चाहिए थी, जो कि फेयरिंग में नहीं मेरे को इतना था उस टाइम। कोई बात नहीं, मेरे को ये था नेकेड में भी चलेगी, क्योंकि फेयरिंग में मेरे पास ऑलरेडी R15 थी। पल्सर के बाद जब मैंने R15 चलाई थी, मेरे लिए वो भी काफ़ी पावर थी। और उस टाइम क्या हुआ, GT की मैंने टेस्ट ड्राइव ली। GT ठीक है, बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन वो सिर्फ साउंड के लिए मेरे अकॉर्डिंग। पावर है उसमें, लेकिन वो पावर को कंट्रोल करने के लिए वैसी चैसी ब्रेक्स नहीं है।
पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो 650 सीसी की बाइक है, लेकिन अगर उस पावर को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा क्या है ना। अगर एकदम टर्न आ जाता, अगर आपको एकदम टर्न लेना पड़े, आप उस पर एकदम नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। तो GT में एक इशू, सबसे बड़ा हीटिंग इशू, बहुत ज़्यादा हीट फेंकती है वो बाइक। कह सकते हो कि वो स्मॉल कैटेगरी की डुकाटी है हीट के मामले में। तो इस कार में मेरे को उसको भी रिजेक्ट करना पड़ा मैंने। ठीक है, उसके बाद नई लॉन्च हुई थी गुरिल्ला की बाइक, गुरिल्ला 450। मैंने गुरिल्ला भी चलाई टेस्ट ड्राइव पे। अब मेरे को नहीं पता कि वो क्या कहते हैं उसको, टेस्ट ड्राइव वर्जन था शायद इसलिए, बट उसके भी ना एक अजीब सी उसका साउंड था। उसका साउंड बिल्कुल KTM जैसा है। अगर आप लोगों ने देखी है, चलाई है तो आपको पता होगा। पावर बहुत ज़्यादा थी उसमें भी, लेकिन पीछे से तो उसका जो बैक लुक है, टायर 160 सेशन का है उसका, काफ़ी अच्छा लगता है। ब्रॉड टायर है, काफ़ी लुक अच्छा आता है पीछे से। लेकिन उसको फ्रंट से देखोगे, एक बजाज की पहले बॉक्सर बाइक आती थी गोल लाइट वाली। सीरियसली आप मेरा नहीं यकीन कर सकते, आप कंपैरिजन करना, आपको गुरिल्ला की बाइक बिल्कुल बॉक्सर बाइक जैसी लगेगी। मैं हेट नहीं कर रहा, बाइक बहुत अच्छी है, जिनके पास है ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो वो मेरे को बॉक्सर जैसी लगी थी कि जैसा उसका 3.5-4 लाख रुपए के आस प्राइस है, 3.5 लाख के आसपास है मेरे हिसाब से उस टाइम। तो उस हिसाब से अगर उस बाइक का देखा जाए ना यार, उसकी लुक नहीं करती मेरे अकॉर्डिंग, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबका अपना अपना टेस्ट होता है इन चीज़ों को लेके। देखो, अगर जिसने इतना पे करना है, अपनी कमाई का एक हिस्सा लगाना है अपने किसी साधन के ऊपर, व्हीकल के ऊपर, तो वो एक एक चीज़ अपनी पसंद की लेगा ना। लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं अपन ले सकते चीज़ें। बाइक अच्छी थी, मैं काफ़ी टाइम तक मेरा मन बना रहा उस पर कि मैं वो बाइक लूँगा। फिर 390 के ऑप्शंस भी आए KTM के, KTM 390। हालांकि बजाज की बाइक मेरे दिमाग में दूर तक नहीं थी, क्योंकि मैं पल्सर से ऑलरेडी पक चुका था। मैंने आपको जैसा बताया 150 की मेरे पास जो बाइक थी पल्सर की। तो जब KTM की बाइक 390 में अब शोरूम में गया, तो उसके बारे में जब मेरे को पता चला कि भाई कंपनी भी ये नीचे जा रही है, बिल्कुल बैंकरप्ट होती जा रही है या कुछ भी ऐसा ना, पार्ट्स वगैरह अवेलेबिलिटी नहीं थी आसपास जल्दी से। मेरा नियर बाय शोरूम भी मेरे घर से कम 100-120 किलोमीटर दूर था। हालांकि बजाज का शोरूम तो मेरी सिटी में ही है और मोस्टली इजीली मिल जाती हैं बजाज की बाइक्स के शोरूम आसपास। लेकिन KTM में ये भी बहुत दिक्कत थी, ऊपर से कंपनी भी ख़तरे में चल रही थी, तो मेरा मन वहाँ पे भी नहीं टिका। ऊपर से प्राइस भी ड्यूक 390 का उस टाइम 365 लाख के आसपास था ऑन रोड। अब लास्ट में मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं बचा। मैं R3 की वेट करता रहा कि R3 चलो फेयरिंग में ही ले लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट R3 का वो पोस्टपोन करते अब शायद जून में वो कह रहे हैं कि इसको लॉन्च करेंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था उसके बाद कि अगर मैं कोई बाइक लूँ, थोड़ी पावर वाली लेना चाहूँ तो क्या लूँ। एंड में मैंने यही बजाज की पल्सर ट्राई की कि चलो यार एक बार ट्राई करके तो देखें कैसा है। मैंने सच्ची में इसकी टेस्ट ड्राइव वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। मैंने जस्ट कॉल लगाया था सिरसा की जो एजेंसी में, मैंने कॉल लगाया। उनको तो इतना ही नहीं पता है कि उनकी कंपनी ने ये वाली बाइक भी कोई लॉन्च की हुई है इस नाम से। उनको कुछ डोमिनर इसमें उनको फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा था। फिर क्या हुआ, फिर मैंने फतेहाबाद एजेंसी में कॉल लगाया तो उन्होंने बोला जी आ सकते हैं आप, एक ही मॉडल खड़ा ब्लैक कलर में, आप आके देख सकते हैं, अगर बुक करना है तो बुक कर सकते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया एजेंसी में देखा तो यकीन मानिए कि मेरा दिल आ गया था। देखो मैं बोल रहा हूँ कि बाइक से या डिज़ाइन या किसी भी चीज़ को लेके बंदे की खुद की चॉइस होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको NS पसंद ही नहीं आती, बहुत सारे लोग हैं। मेरे खुद की जो ग्रुप है, मेरा बाइक राइडिंग ग्रुप है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनमें से बहुत से हैं जिनको नहीं पसंद होगी ये। लेकिन मेरे को पर्सनली इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगा था, आगे से अच्छी थी, सीट कंफर्टेबल थी, हैंडलिंग पोजीशन जैसे मैंने ऊपर बैठ के कुछ टाइम देखा कि कैसा है कैसा नहीं, मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फिर मैंने इसको बुक कर दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि टेस्ट ड्राइव अवेलेबल नहीं थी उनके पास। मैंने बिना सोचे समझे इसको बुक कर दिया। तो उसके बाद जब बाइक की डिलीवरी का टाइम आया तो मैंने बाइक की ली। फर्स्ट टाइम मैंने चलाई, सीरियसली क्या स्मूथ इंजन था यार। मेरे को इतना अच्छा फील हुआ ना कि मैंने गुरिल्ला को परचेज़ नहीं किया। अगर मैं गुरिल्ला को परचेज़ करता उसमें बहुत वाइब्रेशंस थी, बहुत चिक की आवाज़ें थी उसमें। मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों, वो शायद टेस्ट ड्राइव वर्जन था शायद इसलिए, बट उसमें आवाज़ें थी। तो इसमें बिल्कुल स्मूथ थी, पेसी साउंड है इसके। जो मफलर है इसका, एक्सॉस्ट मफलर है, बहुत अच्छा है, अंडर पैडी एक्सॉस्ट दिया हुआ है। और प्राइस भी अगर मैं KTM से कंपैरिजन करूं तो कहाँ वो 365, और ये मेरे को 2,33,000 ऑन रोड उस टाइम में पड़ी थी। अब मेरे को नहीं पता करेंटली प्राइसेस का क्या चल रहा है, बट 2025 में मेरे को ये
233 लाख में मिली थी ऑन रोड अगर कैश। तो उस टाइम मैंने जब ये परचेज़ की तो पावर में भी ये गोरिल्ला से बढ़िया थी, अच्छी थी पावर के मामले में। और माइलेज की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो जब मैंने नई नई ली थी तब तो इसकी माइलेज सारी 13-14 की आ रही थी। सेकंड सर्विस कराई तो उसके आसपास ये 15 के आसपास माइलेज दे रही थी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही नहीं होगी, वही बात पिछले ब्लॉग में मैंने बोला कि पता नहीं ये मौसम ही ऐसा चल रहा है या कैसा चल रहा है। बहुत ज़्यादा हवा चलती है रोड पे यार, आपको माइक में भी सुनाई दे रही होगी, बहुत ज़्यादा ही आवाज़ है हवा की। तो मैं ये कह रहा था कि पावर के मामले में भी अच्छी थी, है ना। और एवरेज की बात करें तो सेकंड सर्विस में मैंने आपको बोला कि 15 के आसपास एवरेज देने लगी थी ये माइलेज। तो अब इसकी मैंने थर्ड सर्विस करवाई है शिंकुला टॉप जाने के बाद। अभी ये 10,306 चला दी है मैंने, और ये भी शायद 5 महीने के आसपास ही है, 5 महीने में चला दी मैंने, इतनी 5-6 महीने में। तो थर्ड सर्विस इसकी हो चुकी है। और उसके बाद मैंने नोट किया था जब मैं शिंकुला टॉप गया था, तो इसकी माइलेज यही कोई 18-19-20 के 18-20 के बीच में इसकी माइलेज आराम से आ गई थी मेरे को। हिल्स पे भी अच्छी माइलेज दी इसने, और अभी भी अच्छी दे रही है। मतलब कि अगर 400 सीसी के इंजन से कंपैरिजन करूं मैं, तो उसके हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी माइलेज आ रही है। मैं खुश हूँ, अच्छी है। और ड्रॉप पॉइंट इसका जो अभी तक मेरे को लगा है वो यही है कि इसके चैन सेट में मैंने बहुत ट्राई किया, चैन सेट से आवाज़ नहीं जाती, पता नहीं क्या। अगर मैं इसकी ब्रेक लगाता हूँ एकदम टक टक की आवाज़ आती है, वैसे इसका छन छन नहीं करता, इसका जो चैन है छन छन नहीं करती। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं अचानक से ब्रेक लगाता हूँ तो बीच में कई बार टक टक की आवाज़ आती है। वो क्या चीज़ है मेरे को भी समझ नहीं, कंपनी में भी बोला है मैंने, उनको भी कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं। तो बस यही था मेरा NS का क्या कहते हैं इसको, मेरा ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स। काफ़ी अच्छा, अभी तक मेरे को इसको बिल्कुल भी एक सिंगल इशू नहीं आया, इसमें कोई हीटिंग इशू नहीं कह सकता। मैंने इस पे बहुत लंबी लंबी राइडें कर ली है। मैं जैसलमेर भी गया था इस पे, वो भी यहाँ से अप डाउन का लगाएं तो मेरे घर से 1500 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं बहुत अच्छे से तब भी इसने मेरा साथ दिया इस बाइक ने। उसके बाद मैं इसको छोटे मोटे जैसे 300-400 किलोमीटर 600 किलोमीटर की राइड्स पे भी लेके गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बार इसको मैं एक्सट्रीम वेदर पे लेके गया, स्नो में लेके गया, 1% इशू नहीं। पहली सलफ पे ये स्टार्ट हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिल्स पे एक बंदा मेरे पीछे भी था, बैक सीट पे पिलियन पे बैठा था, उसके पास एक बड़ा बैग था जिसमें हम दोनों का लगेज था। उसके बाद भी मक्खन की तरह चढ़ रही हिल्स पे, एकदम खड़ी चढ़ाई थी, फिर भी ये मक्खन की तरह चढ़ी जा रही है। मतलब कि वहाँ पे मोस्टली लोगों के पास हिमालयन थी 450 जो है मोस्टली, लेकिन ये उसको भी टक्कर दे रही थी। और इसको मैं ऑफ रोडिंग भी की, हर एक तरीके की चीज़ की, एक नंबर। पता नहीं क्यों फिर भी इस बाइक की मार्केट क्यों नहीं बनी, मैंने देखा नहीं अपने एरिया में। मेरे सिरसा में मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ही NS 400 होएंगी, तो मैंने देखा नहीं ये लोग ले रहे हैं। कारण नहीं मेरे को समझ में आया है कि शायद लोगों की मेंटलिटी मेरे जैसी है कि 150 सीसी की जो पल्सर आती थी या 220 की, ओवर लाइबल इंजन नहीं थे, वो आवाज़ करने लग जाते थे, आफ्टर रीसेल वैल्यू नहीं मिलती या कुछ भी ऐसा ना। तो मेरे को लगता है लोग भी यही माइंड में एक अपना कॉन्सेप्ट लगा के बैठे होंगे कि यार अगर इसको ले लिया 2-2.5 लाख रुपए लगाएंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो क्या करेंगे बाद में। तो मेरे हिसाब से तो इसी यही एक मेन रीज़न है जिसके कारण ये बाइक सेल नहीं हो पाई। बाकी इसकी मैंने आपको बोला था इसका टॉप एंड भी आप जल्दी चेक करेंगे, लेकिन जितनी अभी ये हवा चल रही है इतनी हवा में तो टॉप एंड चेक करना मैं ये कह सकता हूँ कि बेवकूफ़ी है। क्योंकि एक ये नेकेड बाइक है, फेयरिंग बाइक होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है हाई स्पीड पे। क्योंकि अगर इसको हाई स्पीड पे लेके जाते हैं 130 के ऊपर लेके जाते हैं तो एक अलग इसकी स्किल होती है, एक अलग स्किल होती है बिल्कुल इसको संभाल कर रखने की। ये नहीं कि आप इसको फेयरिंग बाइक की जैसे जैसे मर्ज़ी आप हाई स्पीड पे भी इसको घुमाते फिरोगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है इसको। ये चीज़ें मेरे को धीरे धीरे समझ में आई थी, वरना मैं भी इसको फेयरिंग बाइक R15 की तरह ही इसको घुमाता फिरा रहा था। और फिर ये इसकी बॉबलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा वोबल करता है इसका हैंडल ऐसे 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 ऐसे, तो उसकी भी एक स्किल होती है जिससे वो वोबल रुक सकता है। बाकी ये रोड से बहुत जम के चलती है, पावर बहुत 43 PSI की पावर है यार, क्या बोलूँ मैं। आप चलती बाइक पे भी पीछे वो कर सकते हो, आपका टायर स्किड कर जाएगा।
अगर आप चलती बाइक पे भी इसको स्पोर्ट्स मोड पे अगर आप एकदम थ्रोटल दे दोगे, इतनी पावर इस बाइक में बहुत ज़्यादा। आप चलती बाइक पे व्हीली मार सकते हो, पीछे पिलियन पे बंदा बैठा भी व्हीली मार देगा, ये इतनी ज़्यादा इसमें वो है पावर में कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। माइलेज में भी ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ सही माइलेज दे रही है, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी माइलेज से। अगर इंजन के हिसाब से बात करूँ, पावर के बाद से सब, कंफर्ट के मामले में बात करूँ, पिलियन में भी बहुत अच्छी सीट है, फ्रंट में भी बहुत अच्छा, देखो कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं है, कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही बैठे हो। देखो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑलमोस्ट वही बात, हर एक चीज़ से एकदम ओके है ये बाइक। तो और क्या चाहिए एक इंसान को। तो ये कुछ कंडीशन है मेरी बाइक की 10,000 प्लस किलोमीटर चलने के बाद। अभी भी बिल्कुल नई की नई, बिल्कुल बढ़िया टायर एकदम बढ़िया। ये देखो, कोई कह सकता है ये 10,500 किलोमीटर चले टायर्स हैं, बिल्कुल बढ़िया यार, क्या ग्रिप दे रहे हैं अभी भी। और लाइटिंग तो इसकी क्या कहूँ यार, रात को अब कभी मैं व्लॉग किया तो मैं बताऊँगा। इसका जो ये प्रोजेक्टर है, वाई प्रोजेक्टर, यकीन कीजिए वो जहाँ तक दूरी दिख रही है आपको बिल्कुल क्लियर विज़न कर देता। बहुत अच्छी इसकी नाइट क्वालिटी बहुत अच्छी है लाइट की। और इसका जो टायर्स हैं, टायर्स की ग्रिप एक नंबर, अभी भी टायर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बस इसका इशू है बस ये चैन सेट, जो मैं कि आपको मैंने बताया था, ये चैन इसकी पता नहीं कहाँ से अचानक से टक टक की आवाज़ें करती हैं। बाइक गंदी हो रखी है बहुत ज़्यादा, मैंने काफ़ी दिन की निकाली नहीं थी। इसको अच्छे से वॉश वगैरह करवा के पॉलिश वॉलिश करेंगे। हाँ, लेकिन सच्ची में यार मेरे को ब्यूटी लगती है ये। पेट्रोल का भी इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गया है, पेट्रोल भी इसका फुल करवाना है। देखते हैं कोई पेट्रोल पंप आता है तो। वो पेट्रोल पंप लो आ ही गया, पार्क पेट्रोलियम। फुल कर दो। हाँ जी, ऑनलाइन करोगे ना? हाँ ऑनलाइन। ठीक 20 कितने किया? 820। तो यही अभी तो कुछ 820 रुपये का पेट्रोल है इसमें, कुछ था पहले। और अब गर्मियों में एक भी वजह है कि आप ज़्यादा फुल ना ही करवाएं, वरना पहले मैं तो आखिरी बूंद तक डलवाता था तेल बीच में, बिल्कुल ऊपर तक इसको टंकी इसकी फुल करवाता था कि आधा लीटर और डल जाए इसमें। लेकिन अभी क्या सिस्टम है, अभी ज़्यादा पेट्रोल अगर इसमें टंकी में होगा तो क्या है, गैस बनने लग जाती है, हीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 46-48 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो ठीक है, अगर लीटर की जगह बचती भी है तो बच जाए, बढ़िया यार, गैस नहीं बनेगी अंदर। Hit that baseline nice and slow.